हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं और पढ़ाई लगातार कर रहे हैं। ये समय भी ऐसा है कि आपको पढ़ाई लगातार करनी ही पड़ेगी। जैसा आपने कहा था और मुझे भी लगा कि ये अब करना ही पड़ेगा कि फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं। विद्युत क्षेत्र चैप्टर का नाम है। अपन चारों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब स्थिर वैद्युतिकी के चारों चैप्टर पहले पढ़ेंगे, मतलब उनका रिवीजन करेंगे। उसके बाद में लास्ट ईयर्स मतलब 5 से 6 सालों में जो सवाल आए हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या क्या पैटर्न देखा जाएगा। ठीक है, इससे आपको न्यूमेरिकल्स का भी आइडिया बैठ जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो काम करना चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर कोई ऐड आए तो प्लीज़ पहले और दूसरे ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया करो। प्लीज़ 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 ऐसा कर दिया करो। दूसरा, अगर मेरी बात मानो और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वास्तविकता के अंदर, तो प्लीज़ एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस को ये बना लीजिए, सब्सक्राइब फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल, या फिर चैनल का लिंक डाल दीजिएगा, कोई भी वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा और फॉर फिजिक्स इन हिंदी प्लीज़ गो थ्रू दिस लिंक, ऐसा कर दीजिएगा। ठीक है, इससे बहुत सपोर्ट मिलने की आवश्यकता है और पता भी चल सकता है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का अभी भी ये आता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो ये ऐसा लिखा हुआ आता है कि काश ये चैनल मेरे को पहले पता होता। तो अभी भी टाइम है, अभी भी 2 महीने का समय है। ठीक, शायद ये सही जगह और पहुँच जाए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। मुझे पता है आप चाहते हैं। चलिए काम करना चालू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं। विद्युत क्षेत्र की अगर मैं बात करूं और मोटा मोटा अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो कुछ फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला जो सबसे सही है, सही मतलब फॉर्मूले तो सारे ही सही होते हैं लेकिन जनरली यूज होता है, Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जो मुक्त आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यही आवेश का क्या है, क्वांटीकरण है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। प्लस माइनस NE भी लगा सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकली हम Q इज इक्वल्स टू NE से ही काम निकाल लेंगे। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है इसका वो है कूलाम के नियम का, जो कि बहुत बार यूज आता है। कूलाम के नियम में 2 आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर मैं इसी को ही तरीके से लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर निर्वात की बात की जाए, कहाँ की बात की जाए, निर्वात की, जिसे हम F0 भी बोलते हैं, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। और अगर माध्यम की बात की जाए, मीडियम, ठीक है, तो हम इसे FM लिख सकते हैं। और ये क्या होगा आप सभी को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन दोनों फार्मूला से हमें और क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि माध्यम में लगने वाला बल जो है वो निर्वात में लगने वाले बल में किसका भाग लगाने पर, एप्सिलॉन R का भाग लगाने पर प्राप्त होता है। यहाँ एप्सिलॉन R क्या है अगर आपसे कोई पूछ ले तो, एप्सिलॉन R क्या है बच्चों, आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। फिर ध्यान रखना, चालकों के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है बच्चों, अनंत होता है। तो अगर कोई चालक होगा तो एप्सिलॉन R का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, अनंत। और अनंत का भाग लगाओगे किसी भी चीज़ में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी, नहीं आएगी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। अगर 2 आवेशों के बीच में कोई चालक माध्यम है, समझ लीजिए, अगर किन्हीं 2 आवेशों के बीच में चालक माध्यम है तो आवेशों पर लगने वाला बल या आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, 0। ठीक है, चलिए इस चीज़ को ध्यान में ही रखना है हमें। फिर कई बार वो पूछ लेता है कि इसका सदिश रूप लिखो, तो सदिश रूप के लिए आपको क्या करना है, F लगाओ और उसके ऊपर सदिश लगा लो। ठीक है, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और यहाँ पर R कैप लगा लीजिएगा, खत्म कैसा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर इसके बारे में कई बार ये पूछता है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, F डिवाइडेड बाय Q0, है ना। और अगर वास्तविकता में देखा जाए तो मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र होता है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F सदिश डिवाइडेड बाय Q0, लेकिन न्यूमेरिकली हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, ये वास्तविक फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में आए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो फिर आप ये फॉर्मूला लिख करके आओ, इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लिख करके आए।
है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये और समझने वाली बात है कि कई बार ये और पूछ लेता है कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 क्या प्रदर्शित करता है। तो हम बोलते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 का मान नगण्य के तुलनीय होना चाहिए ताकि यह मूल विद्युत क्षेत्र को के परिमाण को प्रभावित ना करे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर के मूल विद्युत क्षेत्र इस Q0 आवेश से क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, फिर E का ही फॉर्मूला, सॉरी, E इज इक्वल्स टू क्या, KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। सदिश रूप लिखोगे तो यहाँ पर आर कैप लगा दीजिएगा और कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं द्विध्रुव की और द्विध्रुव आघूर्ण की। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P और P इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, Q इंटू 2A, यही लिखते हैं। कुछ बच्चे Q इंटू डी भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो दूरी को क्या मानते हैं, D मान लेते हैं, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया अपन को। ठीक, फिर विद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो दो जगह विद्युत क्षेत्र देखते हैं, एक तो देखते हैं अक्ष पर और एक देखते हैं निरक्ष पर। ये बात ध्यान में रखना, अक्ष को अनुदैर्ध्य रेखा भी बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, अनुदैर्ध्य रेखा, किसको, अक्ष को। और ई जब निरक्ष निकालेंगे तो निरक्ष को और क्या बोलते हैं, निरक्ष को बोलते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ रेखा भी बोलते हैं। तो अक्ष पर कितना होता है, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यू। ठीक है, जबकि निरक्ष पर कितना होता है, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये पूछा भी जाता है, ये बच्चों पूछा भी जाता है क्या भाई, कि ई अक्ष बटा ई निरक्ष कितना होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। कितना होता है, 2/1, भाग लगा करके देख लीजिएगा। ठीक, अदरवाइज ये पूछ लेता है कि ई अनुदैर्ध्य बटा ई अनुप्रस्थ कितना होता है, आंसर है 2/1 होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। फिर एक आता है बलाघूर्ण का, टो का। टो इज इक्वल्स टू क्या होता है, PE sin थीटा। ठीक है, इसमें एक स्थायी साम्यावस्था की स्थिति आती है, एक अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति आती है। स्थायी साम्यावस्था की स्थिति के अंदर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है और हम बोलते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जबकि अस्थायी साम्यावस्था में क्या होता है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रति समांतर। ठीक है, विपरीत का मतलब क्या हुआ, प्रति समांतर, और समान दिशा मतलब एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक ही दिशा में काम करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए, स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये वो बेसिक फॉर्मूला है जिनके ऊपर आप क्वेश्चन करने वाले हैं। और तो 11th का फॉर्मूला यूज होता है क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। उसके अकॉर्डिंग बल भी काम करता है और उसके अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र भी काम करता है ना। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र के नहीं दो आवेशों के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, और उसका क्या अंडर रूट लगाओगे। ऐसे ही बल का भी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड नहीं, अंडर रूट में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको यूज करने हैं, है ना। तो काम कर लें, इसके ऊपर से ही सारी रामायण चलेगी अपनी। चलिए, अब अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तो बच्चों मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ चैप्टर को पहले पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि चैप्टर को पढ़ोगे तो ही रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज रिवीजन का इतना फ़ायदा नहीं उठा पाओगे आप। और जो मैंने पेपर सीरीज बनाई है बच्चों, वो 4 पेपर जो आपके पास में आएंगे, आप गौर करेंगे बहुत हद तक आपको एग्ज़ाम में उनसे लाभ मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन हमारे किए हुए हैं।
और इस बार तो पूरे में से पूरे लाने हैं भाई, ठीक है। हाँ भाई, काम करना चालू करते हैं। देखिए, जो सवाल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, सवाल क्या है? एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3q, +q और q आवेश रखे जाते हैं। जहां +q पर परिणामी बल 0 हो तो q का मान होगा। देखो क्या बोल रहा है, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर 3 आवेश रखे गए हैं। सवाल आप पढ़ पा रहे हैं बच्चों, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, सरल रेखा और बराबर दूरी पर 3 आवेश। तो अपन ने बोला इसके और इसके बीच में r दूरी और इसके और इसके बीच में r दूरी, और आवेश कौन से हैं? +3q, +q और एक कैपिटल Q, ठीक है। आवेश रखे हैं। यदि +q आवेश, इस वाले आवेश पर परिणामी बल 0 है, इस पर लगने वाला बल F कितना है? 0 है, ठीक बात है। परिणामी बल 0 है तो Q का मान होगा, इस Q की वैल्यू आपको चाहिए। तो पहले तो ये समझिए बच्चों कि इस Q की प्रकृति कैसी होगी, ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। समझते हैं। लेट सपोज करो ये माइनस का Q है, सपोज करते हैं ये माइनस का Q है, तो क्या होगा? एक माइनस का आवेश एक प्लस के आवेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल कैसा होगा? ऐसा। एक प्लस का आवेश, अब इधर देखो, एक प्लस का आवेश एक प्लस के आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो फिर लगने वाला बल वापस इसी दिशा में होगा क्या? तो इस Q आवेश पर लगने वाले दोनों बलों की दिशा क्या है? समान है। समान है तो क्या बल 0 हो सकता है? आंसर है नहीं। अरे भाई सीधी सी बात है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और इस लकड़ी के टुकड़े को एक जना इस तरफ खींच रहा है और दूसरा जना इसको धक्का लगा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो बल लगा रहे हैं, तो क्या इस पर लगने वाला बल 0 होगा? नहीं भैया, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही चीज है। तो हमने बोला कि ये जो Q आवेश है इसका मतलब माइनस का नहीं हो सकता, तो फिर किसका होगा? प्लस का। प्लस का करके देखो, अगर ये प्लस का है तो ये इसको इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और अगर ये तो खैर इसको इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा ही करेगा, तो दोनों बलों की दिशा क्या है? विपरीत है। विपरीत है, इसका मतलब उस बल 0 हो सकता है, बल 0 हो सकता है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये Q कैसा होगा? प्लस का आंसर आने वाला है। चलिए, तो हमने बोला कि इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर परिणामी बल 0 है तो पहले इसके कारण इस पर लगने वाला बल, तो हमने बोला बल 3Q और Q के बीच में लगने वाला बल बराबर होना चाहिए Q और Q के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, चलिए काम कीजिए। इसको कैसे लिखेंगे? तो हमने लिखा कि Q1 जो है 3Q, Q2 जो है क्या? Q डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग r² इज इक्वल्स टू K, फिर Q, फिर कैपिटल Q डिवाइडेड बाय क्या? r²। यही तो है। सीधी सी बात है, Q इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 3Q, और आना भी इतना ही चाहिए था। ठीक है, ये दोनों समान होंगे तभी जाके तो इसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा? 0 होगा। एक सिंपल सा लॉजिक भी था ये। ठीक, तो ये Q का मान कितना आया? प्लस का 3Q। आंसर देखिए इसके अंदर मैच कर रहा है क्या? प्लस का 3Q। हाँ भाई, ए ऑप्शन है हमारे पास में। ठीक है, फिर अगला देखिए, दूसरा सही कथन छाटिए। सही कथन में क्या बोल रहा है वो समझिएगा। दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश मतलब जिनकी प्रकृति समान है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, सजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल नहीं लगता, तो ये तो गलत है भैया, और हमें सही कथन देखना है। दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल, वापस से सजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बोला है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। फिर अगला देखिए, दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, ये तो ठीक है यहां तक तो।
दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या, r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। ये जो f है बच्चों, f जो है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम यही बोलते हैं कूलाम के नियम में, ठीक। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों। और एक ही छाटना तो मेरे हिसाब से सी से ही काम चला गया अपना तो। और तो बच्चे मतलब दोनों क्या होंगे, गलत होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। समझ में आया ये। तीसरा सवाल देखिए, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतना निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। भैया कितनी होगी, ये चीज तो पता ही होनी चाहिए, है ना, कि कोई अनावेशित वस्तु है और उसको एक कूलाम आवेश देना है, तो हम क्या करें, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालें या फिर उसको इलेक्ट्रॉन दें। इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऋणावेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो धनावेशित हो जाएगी, ठीक। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल्स टू Ne। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो हमने लिखा Q बटा E। ये तो 10वीं का सवाल था। Q का मान 1 और E का मान कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19। सॉल्व करते हो तो कितना आता है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। कितना आता है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। इसको वैसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.625 गुणा 10 की घात 19 आएगा। और उसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये मैंने करवा रखा है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कितना आ रहा है, ए ऑप्शन देखिए, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है भैया, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब भी लिखा है, ठीक है, और माइनस का होता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो एग्जैक्ट तो वो होगा, अदरवाइज कहीं सवाल में माइनस नहीं लिखा हुआ तो आप ये देखो कि ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का, ठीक है। तो देखिए कहीं है, हाँ बिल्कुल है, बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे ये है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। बी ऑप्शन इसका लगा लीजिएगा, सही है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होती है। किसी माध्यम के लिए आपको ये पता होना चाहिए, क्या भाई, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो फिर एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। होगा नहीं होगा, होना ही चाहिए। देखिए ये कहीं मैच कर रहा है क्या, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपको आंसर मिलेगा 5वें का, दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन है इसका, पता चला। चलिए छठा सवाल देखिए, आर दूरी से विलग, आर दूरी से विलग का मतलब अलग अलग, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। अब देखो वर्ड समझिए, समानुपाती होता है ऐसा बोला गया है ना। वर्ड को समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन जब आप पढ़ें तो उसकी थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6th क्वेश्चन है। तो हमने बोला कि दो आवेशों के मध्य, दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, दो आवेश ही के मध्य लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं व्युत्क्रमानुपाती को समानुपाती में पढ़ूं तो मैं बोलूंगा दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 1/r², इस पूरी के क्या है, समानुपाती, पूरी के समानुपाती। और अगर इसकी बात करें तो इसके व्युत्क्रमानुपाती। पढ़ने का तरीका समझिए, r² के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक बात है, लेकिन 1/r² के क्या है, समानुपाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, f समानुपाती है r की घात -2 के या फिर 1/r² के, समानुपाती बोले तो, ठीक है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती बोले तो सिर्फ r² ही आएगा, r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समानुपाती बोल रहा है तो आपको कितनी घात देखनी है, r² के या फिर r की घात -2 के, r की घात -2 के। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में कर देते हैं r² के, क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ी ये रखा है, लेकिन r² के साथ में हम व्युत्क्रमानुपाती वर्ड यूज करते हैं, जबकि r की घात -2 के साथ में समानुपाती का वर्ड यूज करेंगे। ये समझिएगा, ये समझने लायक बात है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब भैया ये बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को, इस तरीके के सवाल जो हैं वो आपको बताते हैं कि आपका फॉर्मूले का बेस कितना बढ़िया है। चलिए पहला हमने पढ़ा मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए न्यूटन प्रति, सॉरी कूलाम नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर है, ऐसा कोई मात्रक है। न्यूटन तो हो गया फोर्स,
और फोर्स में किसका भाग लग रहा है? दूरी का, F डिवाइडेड बाई डी। और F डिवाइडेड बाई डी बच्चों कभी भी क्या नहीं हो सकता, जो पूछ रखा है एप्सिलॉन नॉट, कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी कोई सीन ही नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला देख लो आप कहीं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो फोर्स का और उसमें डी का भाग लगाओ, कहीं पर भी सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं बचेगा, बहुत सारी चीजें बच रही हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ में, तो ये तो गलत है भैया, ये मात्रा गलत है। अगला देखिए F m इनवर्स, इसका मतलब F बटा m, ये F क्या है? फैरेड, और m क्या है? मीटर। चलिए फैरेड किसका मात्रक होता है? धारिता का, C, ठीक। और मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का, D लिख लो, L लिख लो, जो भी आपको मन मर्जी है वो, ठीक है। चलिए काम करते हैं, धारिता का फॉर्मूला देखो। धारिता का फॉर्मूला अगर आपको 4th चैप्टर पता है तो क्या? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी था क्या? चलिए, और 1d पहले से नीचे, चलो हो गया। चलो अब देखो, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बचेगा। हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक C बटा डी के मात्रक के बराबर है क्या? तो हाँ बिल्कुल C बटा डी के मात्रक के बराबर है, मात्रक के बराबर है, फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, मात्रक बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक C बटा डी के मात्रक के बराबर है। C का मात्रक कितना? फैरेड, और इसका मात्रक D का मात्रक कितना? मीटर, तो ये हो गया फैरेड पर मीटर इनवर्स, ठीक है, सॉरी फैरेड मीटर इनवर्स। तो ये देख लीजिएगा ऑप्शन क्या आएगा? F m इनवर्स। फिर C डिवाइडेड बाय V, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, C में आपको V का भाग लगाना है। चलिए छोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर के इसका B ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 8वां देखिए, मुक्त आवेश फ्री स्पेस की परावैधता होती है। देखिए मुक्त आवेश जो होता है उसके लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है? 1 होता है। तो फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, है ना, निर्वात ही होता है। फ्री स्पेस क्या होता है? निर्वात होता है, ये बात ध्यान रखो। और निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होता है। एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.85 गुणा 10 की घात -12। और थोड़ी देर पहले हमने इसका मात्रक देखा, क्या? फैरेड पर मीटर। नहीं तो फिर जो आपको मात्रक पता है वो मात्रक यूज कर लो, है ना, मतलब आप एक मात्रक यहां से भी तो निकालते हो ना। यहां से मात्रक क्या निकालते हो आप? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निकालते हो, नहीं निकालते हो? किसका मात्रक? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पर, ठीक है। तो ये मात्रक भी सही है, ये मात्रक भी सही है, दोनों में से जो मात्रक आए वो लगा दीजिएगा। यहां पर कौन सा मात्रक यूज कर रहा है? वही फैरेड पर मीटर इनवर्स। और C वाला देखिए, C वाला ज्यादा एग्जैक्ट है, ठीक है, 8.85 गुणा 10 की घात -12 फैरेड पर मीटर इनवर्स। अगला देखिए, एक कूलाम वह आवेश है जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। आहा, बहुत बढ़िया। कितना बल लगाएगा? सवाल को धीरे धीरे पढ़ो, आपको चीजें पता चलेंगी कि पूछ क्या रहा है। बेहतर, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए बोलो, एक कूलाम वह आवेश है, मतलब एक आवेश दे रखा है Q बराबर 1 कूलाम, ठीक। वह आवेश है जो 0 में, मतलब निर्वात में, 0 का मतलब यहां पर क्या है? निर्वात में। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित आवेश के, दो आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो मतलब एक आवेश Q1 का मान 1 कूलाम है और Q2 का मान भी कितना है? 1 कूलाम। समान आवेश पर कितना बल लगाता है? देखो भाई, F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 निर्वात के लिए, Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, R का मान भी 1, तो 1 का स्क्वायर। ये तो वैसे भी कोई फर्क नहीं, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल लगाता है। एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर समान परिमाण के आवेश पर कितना बल लगाता है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल लगाता है। सवाल बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन होगा। C ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। 10वां सवाल देखिए,
यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? दूरी कम हो जाएगी तो बल बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए, तो हमने बोला पहले लगने वाला बल क्या था? F नॉट, और वो कितना? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 10वां सवाल है ये, ठीक है। अब नया बल कितना है? F है। वो क्या है? तुमने लिखा K Q1 Q2, आवेश तो वही है, दूरी को आधा कर रहा है ना, R/2, ऐसा कर दो, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2, ये क्या हो गया? R स्क्वायर, फिर नीचे 4, 4 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये देखो F नॉट था क्या? 4F नॉट, मतलब प्रारंभ में लगने वाले बल का कितना? 4 गुना। प्रारंभ में लगने वाले बल, अगर प्रारंभ में F लग रहा है तो 4F हो जाएगा, प्रारंभ में F नॉट लग रहा है तो 4F नॉट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रारंभ में लगने वाले बल का कितना गुना है बच्चों? 4 गुना हो जाएगा। दूरी घटेगी तो बल बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 10वें का। 11वां सवाल देखिए, ये सवाल देखे करके बताओ बच्चों। हाँ भाई, 11वां देखिए, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? तो हम बोलते हैं कि आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, मतलब n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए। 1.1 1.2 1.3 ये नहीं चलने वाले भैया, ठीक है। तो पहला आवेश देखो, 3.2 गुणा 10 की घात -19, क्या ये आवेश संभव है? तो हमने लिखा 3.2 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। चलिए, Q बराबर क्या होता है? Ne होता है, और Ne का मान कितना? 3.2 गुणा 10 की घात -19। तो N का मान देखो, E का भाग लगा दूं क्या? E कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये तो कैंसिल, और 16 दूना 32 होता है, सही बात है। उसके पास में 2 मुक्त आवेश है, ठीक। चलिए अगला देखो, 6.4 गुणा 10 की घात -19, तो n बराबर Q/E का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। Q का मान कितना? 6.4 गुणा 10 की घात -19, और E का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19, कैंसिल हो गया। 16 चौक 64 होता है। उस वस्तु के पास में 4 मुक्त आवेश थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। 2.4 गुणा 10 की घात -19, वापस से Q डिवाइडेड बाई E किया। चलो 2.4 गुणा 10 की घात -19 भाग लगाओ किसका? 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये तो कैंसिल हो गया। पॉइंट से पॉइंट काट दो। 24 में किसका भाग लगाना है? 16 का। किस से जाएगा? 4 से जाएगा। 4 पंजो 20, 4 छिंग 24, और 4 चौक 16। फिर किससे जा रहा है? 2 से और जा रहा है ना। तो ये आ रहा है 3, और ये अरे 8 से तो जा रहा था, हाँ सही बात है। 3/2 काटोगे तो कितना आएगा? 1.5। बताओ भाई, n का मान 1.5 संभव है क्या? संभव नहीं है भैया, ठीक है। तो भाई ये आवेश 2.4 गुणा 10 की घात -19 कूलाम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुक्त आवेश 1.5 नहीं हो सकता है ना। मुक्त आवेश की संख्या 1.5 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पूर्णांक होनी चाहिए। तो कौन सा? सी, कि इस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। चाहिए अगला देखिए, परावैद्युता मतलब विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या भाई? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बताया था। इसको और क्या लिख सकते हैं? कूलाम स्क्वायर, न्यूटन को ऊपर लो तो न्यूटन की घात -1 और मीटर की घात -2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होगा तो देखो मैच करो कौन सा है। कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन मीटर, ये इसका ए ऑप्शन देखिए, आपको 12वें का ए ऑप्शन सही दिखाई देगा। दे रहा है क्या? चलिए, तो ये हो जाएगा इसका। फिर 13वां देखिए, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो। ठीक बात है, परावैद्युतांक वैसे भी एप्सिलॉन r ही लेकर के चलते हैं। कौन से सवाल की बात कर रहे हैं अपन? 13वें सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल पढ़ लीजिए एक बार के लिए।
किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उसमें निमग्न दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो ये समझिए ये F बल कहाँ है? परावैद्युत माध्यम में है। परावैद्युत माध्यम में है तो इसका मतलब ये बल कैसा है? तो हमने बोला F का फॉर्मूला इस समय है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये F है भाई। यदि परावैद्युत पदार्थ को हटा देने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान हो जाएगा। परावैद्युत पदार्थ हटा दोगे तो नया बल F नॉट मानो। ठीक है, तो परावैद्युत को हटाओगे तो एप्सिलॉन आर हट जाएगा, कितना रह जाएगा? यही तो रहेगा, यही तो हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? क्रियाशील बल का मान हो जाएगा, आपको F नॉट बोल रहा है। किसकी टर्म में? F की टर्म में। क्या होगा भैया? इस F को किससे गुणा करो? एप्सिलॉन आर से। F को किससे? एप्सिलॉन आर से अगर मैं गुणा कर देता हूं, ठीक है, तो गौर करो ये F नॉट ही है क्या? यही आ रहा है क्या? आ रहा है। ठीक, तो हम बोलेंगे F को किससे गुणा करना पड़ेगा? एप्सिलॉन आर से, तब जाके क्या आएगा? F नॉट आएगा। सीधी सी बात है, हमने यही तो पढ़ा है। अरे ये तो पढ़ते हो ना, F नॉट डिवाइडेड बाय F माध्यम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ पे F माध्यम की जगह उसने क्या लिखा है? F लिखा है। सवाल को समझे बस, है ना, सवाल को समझने का फेर है। इसका बी ऑप्शन आपको सही दिखाई देगा, एप्सिलॉन आर इंटू एफ। ठीक है, चलिए आगे देखिए 14th क्वेश्चन, 14वां सवाल। अब देखो, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। सतह पर नहीं भैया, सतह पर नहीं आता, सतह के अलावा अंदर भी। हाँ ठीक है, केवल भीतर, निम्न में से कोई नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अचालक पदार्थ को अगर आप आवेश देते हैं तो वह उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है। कहाँ बच्चों? संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है। तो सतह के अलावा अंदर भी ज़्यादा ठीक है, केवल भीतर नहीं, सतह पर भी जाएगा और अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला देखिए 15वां, आर दूरी से विलग, विलग तो समझ गए हो, अलग अलग, दो आवेशों के बीच F बल लगता है। ठीक बात है, तो बल F इज इक्वल टू क्या? के आवेश Q1 और Q2 मान लो और R स्क्वायर है। कौन सा? 15वां सवाल है ना। फिर क्या बोल रहा है? यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए, दोनों आवेशों का मान, ये बात ध्यान में रखें, दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को भी आधा कर दिया जाए, तो हमने बोला आवेश को दुगना करो, तो नया F डैश मान लीजिए। तो आवेश को दुगना मतलब 2Q1 और 2Q2 और दूरी को आधा मतलब R/2 और उसका क्या? स्क्वायर। तो नया बल क्या होगा? देखिए K, ये तो 4 हो जाएगा क्या? 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बाई 4 होगा क्या? 4 कहाँ जाएगा? ऊपर, एक 4 पहले से और था तो कितना हो जाएगा? 16 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या? R स्क्वायर। ये नया बल F डैश। आप देखेंगे प्रारंभिक बल F का कितना गुना? 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना? 16 गुना। उतार लीजिएगा, है ना, 16F आएगा। सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला देखिए 16वां सवाल, कूलाम बल है। आप सभी को पता है कूलाम बल कैसा बल है? केंद्रीय बल होता है। बिल्कुल सही बात है भैया, ये कैसा बल है? केंद्रीय बल। विद्युत बल है, बिल्कुल विद्युत बल होगा, आवेशों के बीच में लगने वाला है, विद्युत बल होगा ही। ए तथा बी दोनों, हाँ ये सही है, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों आएगा, निम्न में से कोई नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, रिक्त स्थान तो आपको वैसे भी भरने आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं?
एक आपको कोई डेरिवेशन समझना है तो प्लीज़ मेरे को लिख करके भेज दीजिए, वीडियो के एंड में मतलब कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर ये डेरिवेशन समझा दीजिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस डेरिवेशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बच्चों। अदरवाइज़ आप वीडियो वापस से देखो, आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। मैंने डेरिवेशन को सरल करने की पूरी कोशिश की है। ओके, चलिए काम करते हैं। पहला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति में दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हों, बिल्कुल सीधी सी बात है, आवेश को स्थिर रखो तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग, पहले पे क्या आएगा वर्ग, और के व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो आपको क्या लिखना है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर अगला देखिए, एक माइक्रोकुलाम तथा 5 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों पर परस्पर लगने वाले बलों के परिमाणों का अनुपात होगा। एक मिनट, हाँ ये तो बहुत इजी है। देखो क्या बोल रहा है, 1 माइक्रोकुलाम तथा 5 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों पर लगने वाले बलों के परिमाणों का अनुपात क्या होगा। तो हमने बोला एक आवेश 1 माइक्रोकुलाम का, दूसरा आवेश 5 माइक्रोकुलाम का, दोनों प्लस के आवेश, तो इस पर लगने वाला बल इस तरफ F1 मान लो, इस पर लगने वाला बल F2 मान लो। आप सभी को पता है कुलाम के नियम में F1 और F2 परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, सीधी सी बात है। बस उनकी दिशा ही क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, क्योंकि वे तृतीय नियम का पालन करते हैं ना, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का पालन कर रहे होते हैं। तो हम बोलते हैं कि F1 और F2 परिमाण में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो F1 अनुपात F2 कितना आएगा, 1:1 आएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 1:1 लिख लीजिएगा। परिमाणों का अनुपात कितना होगा, 1:1, परिमाण में बराबर है। किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण प्लस माइनस का ई कब होता है, देखो क्वांटीकरण, किसी वस्तु पर मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कैसा गुणज, पूर्ण गुणज। अब यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण प्लस माइनस ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना, ई का पूर्ण गुणज होता है, का पूर्ण गुणज होता है। वर्ड क्या आएगा, पूर्ण गुणज। ठीक है, अगला 4th देखिए, समान परिमाण के दो सजातीय आवेशों के ठीक मध्य स्थित किसी विजातीय आवेश की स्थिति संतुलन में होती है। हाँ, ये चीज समझने लायक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, मैं इसके दोनों पार्ट ही समझा देता हूं। दो आवेश है समान परिमाण के, एक है Q और एक दूसरा अन्य आवेश और है Q। ठीक है, और इन दोनों आवेशों को बिल्कुल बीचों बीच एक अन्य आवेश और रख रहे हो, लेट्स सपोज करो स्मॉल q। ठीक, तो आप देखेंगे कि इस स्मॉल q पर लगने वाला, बीचों बीच है ना, तो स्मॉल q पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि या तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, या फिर ये वाला इसको आकर्षित करेगा और ये वाला अपनी ओर आकर्षित करेगा। हर स्थिति में बल तो 0 ही आना है। तो मतलब ये जो Q आवेश है उस पर बल 0 है, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक है, ये साम्य अवस्था में रहेगा। लेकिन ये साम्य अवस्था दो तरीके की होती है, एक होती है स्थायी साम्य अवस्था और एक होती है अस्थायी साम्य अवस्था। आप सभी ने पढ़ा है। ठीक, कब स्थायी और कब अस्थायी साम्य अवस्था। तो हम बोलते हैं यदि इस Q आवेश की प्रकृति इन दोनों की प्रकृति जैसी है, मतलब ये अगर प्लस का है तो Q आवेश भी कैसा हो, प्लस का। अगर ये दोनों माइनस के हैं तो Q आवेश भी कैसा हो, माइनस का हो। तो अगर दो सजातीय आवेशों के बीच में, बिल्कुल बीच में कोई वापस से सजातीय आवेश ही रख दिया जाए तो फिर साम्य अवस्था कैसी होती है, स्थायी साम्य अवस्था। और अगर विजातीय आवेश रख दिया जाए, मतलब अगर ये दोनों प्लस के हैं और बीच में माइनस का आवेश रख दिया जाए, है ना, दोनों प्लस के बीच में माइनस का आवेश रख दोगे तो फिर होने वाली साम्य अवस्था होगी अस्थायी साम्य अवस्था। कैसी होगी, अस्थायी साम्य अवस्था। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों। कंटिन्यू करते हैं, वो क्वेश्चन भी करेंगे जो बुक के पीछे आपके दिए हुए हैं, क्योंकि वो सवाल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पहला सवाल दिखाई देगा,
दिखाई दे रहा है? एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है? कितना होता है एक क्वांटम आवेश बच्चों? ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश ही क्या होता है? एक क्वांटम आवेश होता है। ठीक है, तो आपको आवेश का क्वांटा लिखना है कितना? सिर्फ मान लिखिए 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, फिर r दूरी पर स्थित दो प्रोटोनों के मध्य स्थिर विद्युत बल F है। प्रोटॉन को हटाकर अगर इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो विद्युत बल कितना होगा? तो ये समझिए, प्रोटॉन पे जितना आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो मतलब आवेश तो चेंज हुआ ही नहीं। अगर आवेश चेंज नहीं हुआ तो बल भी चेंज नहीं होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी उतना ही बल लगेगा। अरे सीधी सी बात है, समझिए। प्रोटॉन के लिए हम बोलेंगे कि प्रोटॉन, पहले प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, दूसरे प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, दोनों के मध्य की दूरी को r मान लेते हैं, तो r²। ठीक, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश E, दूसरे इलेक्ट्रॉन का आवेश E डिवाइडेड बाय क्या? r²। ये दोनों बल तो परिमाण में क्या है? समान है, तो F ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखना है? सिर्फ F लिखना है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल F है। ठीक बात है। एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना बल लगेगा? ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि समझना ये सवाल क्या बोल रहा है। एक आवेश है Q1 और यहां पर आवेश है Q0, तो Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल लेट सपोज कीजिए F है। ठीक है, एक अन्य आवेश की उपस्थिति में लेट सपोज कीजिए यहां पर Q2 है। कि उपस्थिति में प्रथम आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, ये बल तो अभी भी F ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ इन दोनों के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो इस पे परिणामी बल नहीं पूछ रहा। बात ध्यान में रखना, वो इस Q0 आवेश पे परिणामी बल नहीं पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि अगर कोई दूसरा या तीसरे या 3-4 आवेश और रखे हुए हैं तो क्या इन दोनों के मध्य लगने वाला बल चेंज होगा? नहीं बच्चों, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल तो उतना का उतना ही रहता है। वो इन दोनों की अन्योन्य क्रिया पर निर्भर करता है, अन्य आवेशों की उपस्थिति में निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो बल तो उतना का उतना रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो दूसरे आवेश पर कितना बल होगा? तो हम बोलेंगे F बल ही होगा। आवेश पे लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर करता है या निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फिर फोर्थ देखिए, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है? माध्यम का परावैद्युतांक ε r इतनी है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता ε0 × εr कितनी होगी? ε0 के बराबर ही होगी क्या? कितनी? 8.85 गुणा 10 की घात -12 फेरेड पर मीटर, या फिर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो लगा दीजिएगा। मात्रक लगाना जरूरी है। ये सवाल कैसे आता है? जैसे ऐसा बोलता है कि जल के लिए विद्युतशीलता का मान 80 है, जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 80 है, तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? ऐसा पूछ ले तो फिर उसने आपेक्षिक विद्युतशीलता दे रखी है कितनी? 80। निरपेक्ष पूछ रहा है कितनी? ε0 × εr। ε0 कितना? 8.85 गुणा 10 की घात -12। εr कितना? 80। मात्रक लगा दीजिएगा जो है, ठीक है, और सॉल्व करके लिख दीजिएगा। सिंपल सवाल आएगा इसके ऊपर, और अच्छा सवाल है ये। पांचवा देखिए, दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के लिए Q1 गुणा Q2 लेस देन 0 है। Q1 गुणा Q2 लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5th वन है। तो फिर ये सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? बल की प्रकृति मतलब आकर्षण है या फिर प्रतिकर्षण है। गौर कीजिए, दो चीजों को गुणा करने पर मान 0 से कम, 0 से कम का मतलब क्या हो? ऋणात्मक हो। 0 से ज्यादा का मतलब क्या हो? धनात्मक हो। ठीक है, तो ऋणात्मक मान कब आएगा? तो समझिए, ये प्लस का हो और ये माइनस का हो तो कैसा आएगा? माइनस का आएगा। ये माइनस का हो और ये प्लस का हो तो भी कैसा आएगा? माइनस का आएगा, मतलब 0 से कम। लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस के हुए तो प्लस को प्लस से गुणा करोगे क्या आएगा? प्लस ही आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा। और अगर दोनों ही माइनस के हुए तो माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो भी प्लस ही आएगा, वापस 0 से ज़्यादा आएगा। तो हम बोलते हैं दो विजातीय आवेश, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? आकर्षणीय होता है।
है ना, और वो ऋणात्मक है, ठीक है। जबकि दो सजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षणीय होता है, प्लस का, ठीक है। ये विजातीय आवेश है ना, विजातीय आवेश के लिए तो माइनस का आ रहा है, शून्य से कम आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर Q1 गुणा Q2 अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब बल कैसा है, माइनस का है। बल माइनस का, तो इसका मतलब वो आवेश जो है वो एक प्लस का है एक माइनस का है, उनके मध्य आकर्षण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम बोलेंगे अगर दोनों का गुणनफल शून्य से कम है तो फिर बल कैसा, आकर्षणीय, ठीक है। अगर दोनों का गुणनफल Q1 गुणा Q2 ज़्यादा है शून्य से, तो फिर प्लस का वैल्यू आएगा, गुणा करने पर प्लस का आएगा, तो फिर दोनों आवेश सजातीय होंगे, और सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण, ठीक है। इस वाले केस में आकर्षण है, इस वाले में प्रतिकर्षण है, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, छठा भी करवा दिया है मैंने। सातवां देखिए, विद्युत क्षेत्र ई में रखे Q आवेश पर कार्यरत बल कितना होता है। Q आवेश पर कार्यरत बल F इज इक्वल टू क्या, QE होता है नहीं होता, बस इतना ही लिख करके आना था। आठवां सवाल, किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भैया द्रव्यमान पे चाल का प्रभाव पड़ता है, क्या लिखोगे, द्रव्यमान पर चाल का प्रभाव पड़ता है, चाल के में वृद्धि के साथ साथ द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है, चाल में वृद्धि के साथ साथ द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। और अगर आप ये सूत्र लिख पाएं, ये फॉर्मूला लिख पाएं तो बहुत बढ़िया। आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार वेग में, पिंड के वेग में वृद्धि के साथ साथ उसके द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है, ठीक है, जबकि आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश क्या कहते हैं, हम बोलते हैं एक अचर राशि है, किसके तौर पे, चाल के तौर पर, ये निर्भर नहीं करती है। निश्चरता का सिद्धांत पढ़ा है आवेश के लिए हमने, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि आवेश जो है वो चाल पे निर्भर नहीं करता, अर्थात आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि द्रव्यमान चाल के साथ बढ़ता है, या चाल बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर नवा देखिए, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा। दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश। देखिए इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भार कहाँ, नीचे की ओर, कितना, mg। अब इसको संतुलित करना है तो मैं बोलूंगा इतना का इतना बल ऊपर की ओर भी लगना चाहिए, तभी ये संतुलित होगा। और विद्युत क्षेत्र संतुलित कर रहा है तो Fe, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि Fe का मान किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, ठीक है। Fe आवेश पे लगने वाला बल QE, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, mg डिवाइडेड बाई ई। m का मान 9.1 गुणा 10 की घात -31, g का मान 9.8 रख लो या फिर 10 रख लेना, e का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 रखो और विद्युत क्षेत्र का मान निकालो। मात्रक लगाना मत भूलना, क्या मात्रक लगाओगे, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या लगाएंगे, न्यूटन प्रति कूलाम लगाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पता चल गया ये कौन सा सवाल था, 9th था। फिर देखिए, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F लग रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए तो बल क्या होगा। भैया पीतल की प्लेट एक चालक का उदाहरण हो गया, हुआ। और अगर दो आवेशों के बीच में चालक है तो लगने वाला बल कितना हो जाता है, 0, लिख लीजिएगा, ठीक है। कई बार पीतल की जगह चांदी भी लिख देगा, तो चांदी है तो भी कितना होगा, 0, क्योंकि चालक है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बल कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, पीतल हेतु एप्सिलॉन r बराबर अनंत, ठीक है। अतः माध्यम में लगने वाला बल F0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r होता है, और वो कितना हो जाएगा, 0। इस तरीके से लिख करके इफेक्टिव बनाए उसे। हाँ भाई, अगला देखिए, कहाँ है, हाँ 11th। उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। भैया ये मैंने आपको बार बार बताया, विद्युत आवेश के क्वांटम प्रकृति किसने बताई थी, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। कौन सा प्रयोग है, नाम ध्यान में रख लो, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग,
ठीक है, चलिए आगे देखो क्या बोल रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जब परिभाषित करो तो फॉर्मूला जरूर लिख करके आए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जरूर लिख के आए। तो हम बोलते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव नहीं पूछ रहा, ठीक है। चलो आगे देखिए, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। तो हम बोलते हैं एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव हेतु दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अत्यल्प और शून्य के निकट, है ना, तथा आवेशों का परिमाण अत्यधिक एवं अनंत के निकट होना चाहिए। ये लिखोगे 2a टेंस टू 0 और q टेंस टू अनंत, ठीक है। ध्यान रखिए क्या कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी नगण्य, अत्यल्प और शून्य के निकट होनी चाहिए, जबकि आवेश का परिमाण अत्यधिक और अनंत के तुल्य होना चाहिए, लगभग अनंत होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए, ठीक है। फिर आदर्श तो वैसे भी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक। 14, ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है तथा अनावेशित होता है। फोटोन। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 और इसके पास में कोई आवेश ही नहीं होता, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये तो अपन ने पढ़ा है ना। चलिए 15 देखिए, नियतांक के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन लिख लीजिए। एप्सिलॉन का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? k = 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। किन कारकों पर? तो हम बोलते हैं एप्सिलॉन = क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। इसका मतलब माध्यम पर निर्भर करता है। और किस पर? तो हम बोलते हैं मात्रक पद्धति पर। मात्रक पद्धति चेंज करोगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसका मान मात्रक पद्धति एवं माध्यम पर निर्भर करता है। किन दो कारकों पर? एक तो माध्यम पर और एक मात्रक पद्धति पर। ध्यान में रखें इसको। हाँ भाई, नाइट्रोजन 14 नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में लिखिए। देखो नाइट्रोजन 14 है, ये तो मैंने बहुत बार बताया भैया, मेरे शुरुआती वीडियो देखो, आपको ये चीज समझ में आएगी भाई। नाइट्रोजन 14 है, ठीक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 7 प्रोटॉन है। नाभिक का आवेश प्रोटॉनों के आवेशों के बराबर ही होता है। तो हमने लिखा नाभिक का आवेश जो होता है Ze। Z का मान कितना? 7। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो नाभिक का आवेश कितना? Ze से निकाल दोगे। वैसे भी आपने 14th चैप्टर पढ़ रखा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना, परमाणु पढ़ रखा है, तो उससे भी पता चल जाएगा आपको, ठीक। और ये मेरे शुरुआती वीडियो देखो बच्चों, ये चैप्टर तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ भाई आगे देखो, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है? देखो आंसर खुद ही बोल दिया। एबोनाइट की छड़ कैसी हो गई? ऋणावेशित। कोई भी वस्तु ऋणावेशित क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण, क्योंकि एबोनाइट की छड़ फर से क्या कर लेती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है, अतः वह कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। ओके, आवेश के CGS तथा SI मात्रकों के नाम लिखिए। CGS मात्रक आप क्या लिखेंगे? या तो फ्रैंकलिन लिख दीजिए या फिर ESU लिख लीजिए, स्टेट कूलाम, ठीक है। CGS में क्या लिखेंगे? स्टेट कूलाम लिख लेंगे, है ना। और SI में क्या लिखेंगे? कूलाम लिखेंगे। और फिर इनमें संबंध पूछता है, तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है। कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, ध्यान में रखिएगा। फिर 20वां देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी साम्य अवस्था में होता है? विद्युत द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था, τ = Pe sin θ। मैंने बोला था स्थायी साम्य अवस्था के लिए
थीटा बराबर 0 विद्युत द्विध्रुव के लिए। अगर थीटा बराबर 0 है तो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए या फिर एक ही दिशा में कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, इस स्थिति में थीटा बराबर 0 एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होनी चाहिए। ये पूरा लिखिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है, कितना परिणामी बल, देखो प्लस के आवेश पर QE, माइनस के आवेश पर माइनस का QE, तो परिणामी बल F कितना होता है, 0। द्विध्रुव पर पूछ रहा है ना, तो उसमें जितना प्लस का उतना माइनस का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हम बोलते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होता है, 0 होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, असमान में नहीं, एक समान में, तो ध्यान में रखिएगा। तो 20 ही इसमें सवाल है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, ये इस बार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, 20 नंबर इन्हीं के ऊपर टिके हुए हैं। तो अच्छे से तैयार करो, अपनी किताब के ऑब्जेक्टिव सवाल मत छोड़ देना। किताब का एक एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपको याद होना चाहिए, एक एक याद होना चाहिए, आपके मुख पे आ जाना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।